हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी को मेरे चैनल पर और एक बार स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीनेट जून 2024 में किए जाए वो सब क्वेश्चंस जहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शंस थे या वो क्वेश्चन ही इटसेल्फ ऐसा था जहाँ पे हमें सोचने पे मजबूर कर दिया था कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। एंड देखिए, फर्स्ट तो ये जो टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये सभी हमारे सिलेबस के अंदर ही है, पर थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करके जो है क्वेश्चन को पूछा गया था। तो बेसिकली जो रीनेट हुआ था अगस्त में, वहाँ पे ये सारे जो कॉन्सेप्ट है मैंने देखे एंड मुझे ये लगा कि आपके साथ आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है टीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन होम साइंस। और अगर आपको पेड बैच में एनरोल होना है जहाँ पे ऑलरेडी हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया है एंड जो है ह्यूमन डेवलपमेंट यूनिट चल रहा है, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मेल आईडी मेंशन किया हुआ है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो टॉपिक था वो था फैमिली थेरेपी से। तो फैमिली थेरेपी क्या है? देखिए, फैमिली थेरेपी इज अ फॉर्म ऑफ ग्रुप साइकोथेरेपी, जिसको हम टॉक थेरेपी भी कहते हैं, that focuses on the improvement of inter-familial relationships and behaviors। यानी जो पारिवारिक चिकित्सा, समूह मनोचिकित्सा यानी जो वार्ता चिकित्सा होते हैं, उसका एक रूप है जो अंतर पारिवारिक यानी आप कह सकते हैं कि परिवार के अंदर जो संबंध होते हैं या जो रिलेशनशिप्स होते हैं, उसको जो है व्यवहारों में उनकी जो हैबिट्स है, उनके जो व्यवहार है उनमें सुधार लाने को एंड उसको केंद्रित करके ही ये जो थेरेपी है ये किया जाता है। ओके। अब फैमिली थेरापिस्ट जो बेसिकली टर्म था वहां पे था फैमिली थेरापिस्ट। A family therapist plays a vital role in improving interpersonal relationships within a family unit। जो फैमिली थेरापिस्ट होते हैं या होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, जो परिवार के अंदर जो लोग हैं उनके जो रिलेशनशिप्स है उनको सुधारने में हेल्प करते हैं। दे आर ट्रेंड, ये लोग ट्रेंड होते हैं यानी इनको पता है कि कौन से काउंसलिंग टेक्निक्स को यूज किया जाना चाहिए एंड टू डायग्नोस एंड ट्रीट mental disorders, conduct psychotherapy, and develop treatment plans tailored to the family's needs. By employing various therapeutic techniques, they help family members communicate more effectively, resolve conflicts, and foster a supportive environment and for all individuals involved। यानी परिवार के अंदर जो कोई भी प्रेजेंट हो, पिता माता हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, अगर उनमें जो बिहेवियर है, उनका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स एक दूसरे के ओर, अगर वो ठीक नहीं है यानी जो होना चाहिए अगर वो नहीं है, तो उनको सुधारने में जो फैमिली थेरेपिस्ट होती है वो काम करती है। देखिए, जब हम ये देख रहे हैं कि इट इज रिलेटेड टू फैमिली, तो हमें ये फर्स्ट ऑफ ऑल जानना है कि अगर रिलेशनशिप्स में कोई भी प्रॉब्लम है, वो माता पिता के साथ हो सकता है बच्चों का, या बच्चों में खुद के अंदर भी वो हो सकता है, तो वो क्या प्रॉब्लम है फर्स्ट उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। The ultimate goal of a family therapist is to enhance the overall functioning and well-being of the family, helping them navigate through life's challenging together। जो फैमिली थेरापिस्ट होते हैं उनका एक एवं एकमात्र जो काम है वो काम ये होता है कि बेसिकली जो है एनहांस करना क्या, ओवरऑल फंक्शनिंग को एंड वेलबींग को यानी उनकी हेल्थ को भी। क्योंकि अगर देखिए, अगर फैमिली में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है तो जो मेंटल हेल्थ है वो थोड़ा हैम्पर होगा, फैमिली में जो कोई भी प्रेजेंट हो तो उसको ठीक करना एंड जो चुनौतियां सामने आ रही हो उसको एक साथ निपटने में भी वो मदद करती है। अब ये जो फैमिली थेरेपी होते हैं या जो फैमिली थेरेपिस्ट होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक को यूज करते हैं, जैसे कि फैमिली सिस्टम्स थेरेपी,
This type is an approach that focuses on helping people utilize the strengths of their relationships to overcome mental health problems. यानी पारिवारिक प्रणाली चिकित्सा बेसिकली क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, दृष्टिकोण होता है, या अप्रोच होता है, जो कि लोगों के जो मानसिक जो स्वास्थ्य है उनको समझते हैं एंड उन पे काबू पाने के लिए अपने जो रिश्ते को ताकत का उपयोग करते हैं एंड मदद करने पर केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल फैमिली थेरेपी। फंक्शनल यानी कार्यात्मक पारिवारिक चिकित्सा। ये बेसिकली क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म टेक्निक होता है। एंड यहाँ पे बेसिकली क्या किया जाता है, यहाँ पे हम देखते हैं जो क्या होता है, जो व्यवहारवाद होते हैं, जो हिंसा होते हैं, या जो मादक द्रव्य यानी अगर कोई भी तरह का ड्रग एब्यूज हो रहा है, उसका सेवन से जुड़ी समस्याओं को बेसिकली जो है सामना करने वाले यूजते हैं। एंड वहां पे बेसिकली कौन लोग होते हैं, यंग एडल्ट होते हैं, या हम कह सकते हैं यंग एडोलेसेंस हो सकते हैं, या जो है लेट एडोलेसेंस भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो किशोर जो किशोरियां होती हैं, अगर कोई इस तरह के प्रॉब्लम के साथ जूझ रहा हो, तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता है, इट हेल्प्स टीम्स एंड फैमिलीज लुक फॉर सॉल्यूशंस व्हाइल बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच इंडिविजुअल। क्योंकि अगर आप जो भी टाइप का टेक्निक यूज कर लो कि ना कर लो, आपको ये देखना है कि जो बेसिक बिहेवियर है एक दूसरे के ओर, उसको ठीक करना एक इम्पॉर्टेंट चीज है। नैरेटिव फैमिली थेरेपी। नैरेटिव फैमिली यानी कथात्मक पारिवारिक चिकित्सा। ये प्रकार पारिवारिक जो सदस्य को अपनी अपनी कहानी बताने के लिए प्रोत्साहित करता है एंड ताकि वे समझ सके कि वे अनुभव किस तरह से उन्हें आकार देते हैं और वे दूसरों से कैसे संबंधित है। जब आप आपकी जो प्रॉब्लम है दूसरों के साथ शेयर करते हो, जब उनको कहते हो, तब आपको पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आपको जब ये पता चल जाएगा कि अच्छा प्रॉब्लम यहाँ पे है तो मुझे ये सॉर्ट आउट करना है, तो वहां पे भी या उस स्टेज पे ही प्रॉब्लम जो है 50% एंड हो जाता है। और क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, और कहा जा रहा है बाय वर्किंग विद दिस नैरेटिव द पर्सन कैन स्टार्ट टू व्यू प्रॉब्लम्स मोर ऑब्जेक्टिवली देन जस्ट सीइंग थिंग्स थ्रू देयर ओन नैरो लेंस। यानी अगर जब आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये हो सकता है, तो आप उसको ज्यादा ध्यान से देखोगे, ना कि ये कि अच्छा चलो ये हो रहा है तो इसको लेकर ही चलते हैं ना। प्रॉब्लम के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे तो आज एक है कल 100 हो जाएगा। तो ये सारे चीजें आपको ध्यान में रखना है। साइको एडुकेशन, ये एक नया टर्म है। साइको एडुकेशन बेसिकली क्या है, दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज सेंटर्ड ऑन हेल्पिंग फैमिली मेंबर्स बेटर अंडरस्टैंड मेंटल हेल्थ कंडीशंस। यानी बेसिकली साइकोलॉजी रिगार्डिंग आपको एडुकेशन प्रोवाइड किया जाता है बाय नोइंग मोर अबाउट मेडिकेशन ट्रीटमेंट, या नो जो बेसिकली ना जो प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप कोई भी मेडिकेशन ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, वो कितने दिन तक लेना है आपको, ये सारे जो चीज है आप वहां पे जान सकते हो। एंड वहां पे फैमिली मेंबर्स कैन फंक्शन एज अ कोहेसिव सपोर्ट सिस्टम, यानी जो सुसंगत समर्थन प्रणाली की तरह भी वो लोग काम कर सकते हैं। सपोर्टिव फैमिली थेरेपी ये क्या होता है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये बहुत ही एक सहायक टाइप का फैमिली थेरेपी होता है। This type of therapy focuses on creating a safe environment where family members can openly share what they are feeling and get support from their family. यहाँ पे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को ये बता पाते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। ये हो गया हमारा फैमिली थेरापिस्ट और फैमिली थेरेपी वाला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग या जो सहायक पारिवारिक बेसिकली होता है, क्या होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग में, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ट्रांसलेशन थोड़ा गलत है, इसे ठीक कर लीजिएगा। Collective bargaining is a mode of fixing the terms of employment by means of bargaining between organized body of employees and an employer or association of employees acting usually through authorized agent। यानी बार्गेनिंग तो हो रहा है, पर जो ऑथराइजेशन है
वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। द एसेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इज बार्गेनिंग बिटवीन द इंटरेस्टेड पार्टी जिनको उस चीज में इंटरेस्टेड है, एंड नॉट फ्रॉम द आउटसाइड पार्टीज, जिनको नहीं है वो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग इसमें रहेंगे, एंड आउटसाइड पार्टीज। देखिए, थोड़ा हम ये कह सकते हैं कि देयर आर सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, जैसे कि हो गया नेगोशिएशंस यानी बातचीत करना, ड्राफ्टिंग यानी प्रारूपण, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज एंड द यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड 5 नंबर क्या है, 5 नंबर है ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेड यूनियंस विद ओपन माइंड। ये जो 5 है, ये 5 बेसिकली क्या है, बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक जो है वो है मार्केट सेगमेंट्स के बारे में, यानी बाजार विभाजित। ओके, बेसिकली यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मार्केट सेगमेंटेशन, यानी जिसको हम मार्केट सेगमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, इज अ वे ऑफ एग्रीगेटिंग प्रोस्पेक्टिव बायर्स इनटू ग्रुप्स और सेगमेंट्स बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स, जियोग्राफी, behavior और psychographic factors in order to better understand and market to them। यानी बाजार विभाजन संभावित खरीदारी को जन सांख्यिक, भूगोल, व्यवहार या मनोवैज्ञानिक कारों के आधार पर समूहों या खंडी में एकत्रित करने को एक तरीका है, ताकि उन्हें बेहतर ढंग से समझा जा सके और उन्हें विपणन किया जा सके। There are 3 criteria to identify different market segments। एक हो गया होमोजेनाइटी, एक हो गया डिस्टिंक्शन, एक हो गया रिएक्शन। होमोजेनाइटी यानी एक रूपता, होमो जहाँ पे आपको दिखेगा, आप ये समझ लेना कि यहाँ पे जो चीज है वो एक तरह के होंगे। तो होमोजेनाइटी और कॉमन नीड्स विद इन अ सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में जो एक ही इंटरेस्ट हम कह सकते हैं। डिस्टिंक्शन यानी जो है भेद, या अन्य समूहों में जो अद्वितीय होना यानी डिफरेंट होना। रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया या बाजार के प्रति समान प्रतिक्रिया देना ही बेसिकली कहा जाता है। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या है, नाम से ही हमें पता चल रहा है। द मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी फॉर अ न्यू वीडियो गेम कंसोल में रिवील दैट मोस्ट यूजर्स आर यंग मेल्स विद डिस्पोजेबल इनकम। यानी जो नए वीडियो गेम कौशल के लिए बेसिकली बाजार विभाजन रणनीति से ये पता चल सकता है कि अधिकांश उपयोगकर्ता वे योग्य आय वाले युवा पुरुष हैं। कहाँ से पता चल रहा है हमें, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन से। नेक्स्ट है फार्मोग्राफिक सेगमेंटेशन। एक कॉरपोरेट सॉफ्टवेयर प्रदाता बहुराष्ट्रीय कंपनी से अधिक विविधतापूर्ण अनुकूलन योग्य उत्पाद के साथ संपर्क कर सकता है, जबकि छोटी जो है छोटी जो कंपनियां से निश्चित शुल्क वाले अधिक सरल उत्पाद के साथ संपर्क कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो हायर इनकम ग्रुप है और जो लोअर इनकम ग्रुप है, उनके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, अ क्लोथिंग रिटेलर में डिस्प्ले मोर रेन गियर इन द पैसिफिक नॉर्थ ईस्ट लोकेशंस कंपेयर टू देयर साउथ ईस्ट लोकेशन। यानी एक वस्त्र विक्रेता अपने दक्षिण पश्चिम स्थानों की तुलना में प्रशांत महासागर की उत्तर पश्चिम स्थानों पर अधिक वर्षा उपकरण प्रदर्शित कर सकता है। हमें ये पता चल रहा है कि रेन कहाँ पे ज्यादा होता है, तो जहाँ पे रेन ज्यादा होता है तो उस रिलेटेड जो चीजों को तब ज्यादा जरूरत पड़ सकता है, तो वहां पे उसकी खरीदारी ज्यादा होगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्या है, बिहेवियरल सेगमेंटेशन। मिलेनियल उपयोक्ता पारंपरिक रूप से अधिक शिल्प जो है वियर खरीदते हैं, ठीक है, while older generations are traditionally more likely to buy national brands। यहाँ पे बेसिकली जो अल्कोहल है उसकी खरीदारी पर एक एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पे बिहेवियर को देखा जा रहा है, जो मिलेनियल कंज्यूमर होते हैं वो बेसिकली क्या खरीदते हैं, नया वाला बियर, यानी जो मोर क्राफ्टेड बियर होता है, यानी हम कह सकते हैं कि मोर पैकेज्ड जो काइंड ऑफ बियर होता है। पर जो ओल्डर जनरेशन है वो बेसिकली क्या करते हैं, वो
ट्रेडिशनल पसंद करते हैं, यानी जो नॉर्मल जो ब्रांड्स हैं उनके जो अल्कोहल्स हैं उनको खरीदते हैं। Psychographic segmentation. A fitness apparel company may target individual based on their interest in playing or watching a variety of sports. जो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन है वो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे देखा जाता है जो पर्सन है उसका इंटरेस्ट क्या है। अगर उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है तो जो फिटनेस अपैरल ब्रांड है, यानी आप समझ लो कोई भी ब्रांडेड कंपनी जो फिटनेस रिलेटेड अपैरल्स को बेचता है, तो वो उन उन टाइप के लोगों को टारगेट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिस्क। In finance, risk is the probability that actual results will differ from expected results. यानी वित्त में यानी फिनेंस में जोखिम वो संभावना है कि वास्तविक परिणाम अपेक्षित परिणामों से भिन्न होंगे। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यानी CAPM में जोखिम को रिटर्न की अस्थिरता के रूप में परिभाषित किया जाता है। कहाँ पे? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में। बहुत सारे टाइप्स के रिस्क होते हैं एंड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, मैच द कॉलम करके। तो सिस्टमेटिक रिस्क क्या होगा, तो ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द मार्केट, ठीक है। अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होगा, एसेट स्पेसिफिक और कंपनी स्पेसिफिक अनसर्टेनिटी। पॉलिटिकल और रेगुलेटरी रिस्क क्या होगा, बेसिकली राजनीतिक निर्णय और जो विनियम होते हैं उनके परिवर्तन का प्रभाव। फाइनेंशियल रिस्क क्या होगा, द कैपिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपनी, द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज और डेप्ट बर्डन, यानी जितना आपने लोन लिया है उसके ऊपर। इंटरेस्ट रेट रिस्क, द इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग इंटरेस्ट रेट, आज 7% है, कल 7.5 हो जाएगा, दूसरे दिन 7.2 हो जाएगा, एटसेट्रा। Country risk, uncertainties that are specific to a country. Social risk, the impact of changes in social norms, movements, and unrest. Environmental risk, uncertainty about environmental liabilities or the impact of changes in the environment. आपने एक प्लान किया कि अक्टूबर में मैं ये कुछ चीज़ों को रास्ते पे एक स्टॉल लगाकर बेचूंगा, पर देखा जाए अक्टूबर में बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, तो तब क्या होगा, तब एक एनवायरमेंटल रिस्क होगा। यानी आपको ये पता था कि हो सकता है बारिश, फिर भी आपने ये रिस्क लिया, तो दिस इज अ काइंड ऑफ एनवायरमेंटल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क, ये क्या है, अनसर्टेनिटी अबाउट अ कंपनीज ऑपरेशंस इंक्लूडिंग इट्स सप्लाई चेन एंड द डिलीवरी ऑफ इट्स प्रोड्यूसर और सर्विसेज। उनको पता है कि जो प्रोडक्ट्स है जो सर्विसेज है वो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, इस डिले को जानते हुए भी वो लोग नए जो है ऑर्डर्स को ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा ऑपरेशनल रिस्क। मैनेजमेंट रिस्क, द इम्पैक्ट दैट डिसीजंस फॉर अ मैनेजमेंट टीम हैव ऑन अ कंपनी, ठीक है। मैनेजमेंट लेवल पर जो डिसीजन लिए जाते हैं अगर कोई भी गड़बड़ हो तो तब भी वो मैनेजमेंट रिस्क होगा, क्योंकि आपको पता था ये हो सकता है पर फिर भी आपने वो ठीक नहीं किया। लीगल रिस्क, अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू लॉ सूट्स और द फ्रीडम टू ऑपरेट। कंपटीशन, the degree of competition in an industry and the impact choices or competitors will have an company, यानी जो पर्यावरणीय देनदारियां या पर्यावरण में परिवर्तन के प्रभाव के बारे में अनिश्चयता यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पेरेंट एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, पेरेंट एजुकेशन प्रोग्राम। एंड यहाँ पर भी जो ट्रांसलेशन है वो थोड़ा गलत है, ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। पेरेंट एजुकेशन प्रोग्राम से भी क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द स्कूल एंड एजुकेशन दैट ही और शी रिसीव्स बट आल्सो द पेरेंट्स हु हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन इफेक्टिव मेंटरिंग। यानी सिर्फ स्कूल से आप क्या सीख रहे हैं उसके ऊपर जो है चिल्ड्रन का डेवलपमेंट डिपेंड नहीं करता है, पर आपके जो पिता माता है उनकी मेंटोरिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पेरेंटिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस बट with some training and awareness on early childhood education, this process can have a better effect on the child. But अगर आपको ये पता नहीं है कि कैसे आपको बच्चे को अपब्रिंग करना है, तो तब भी आप जो ECCE है वहां से जान सकते हैं, यानी जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है। One of the major issues that nation is facing today is parent literacy, यानी जो माता पिता होते हैं उनकी अज्ञता।
इफ द पेरेंट इज इलिटरेट, अगर माता पिता में मूर्खता देखी जा रही है, देन द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड इज अफेक्टेड, तो तब बच्चों की परवरिश में भी प्रॉब्लम हो सकता है। इन सम केसेस दे आर नॉट अवेयर ऑफ द नीड फॉर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, क्योंकि तब उनको ये पता नहीं चलेगा कि उनके बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। Some do not focus adequately on an overall language development, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है वहाँ पर भी वो लोग जोर नहीं देते हैं। एंड वो सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल को ही इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि अगर आपकी वोकाबुलरी अच्छी नहीं है तो डेवलपमेंट में यानी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट में है वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो दिस गैप इन इलिटरेट एंड लिटरेट फैमिली बैकग्राउंड कैन बी ब्रिज्ड, यानी इसका भी मेकअप किया जा सकता है एक ब्रिज बनाकर। कैसे? द हेल्प ऑफ पेरेंट एजुकेशन प्रोग्राम, पेरेंट एजुकेशन प्रोग्राम को, यहाँ पे लिटरेट पेरेंट्स है, यहाँ पे इलिटरेट पेरेंट्स है, एंड इनको एक साथ जो है अवेयर करने के लिए हम पेरेंट एजुकेशन प्रोग्राम चालू कर सकते हैं। इन एंटेल्स एक्टिविटीज और प्रमोशन ऑन हेल्थ, हाइजीन और फूड हैबिट्स अमंग किड्स, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस, teaching basic concept in math through a fun learning techniques like picture recognition, subtraction, एडिशन थ्रू ऑब्जेक्ट्स, यानी ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिनसे आप भी जान सकते हो कि बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या क्या टॉपिक उनके सब्जेक्ट्स में रहना चाहिए, एटसेट्रा। A typical parent education program focuses on developing both skills and knowledge, यानी अगर आप कोई भी पेरेंट एजुकेशन प्रोग्राम को देख लो तो वहाँ पे बेसिकली क्या सिखाया जाता है, वहाँ पे बेसिकली जो स्किल्स है उसको सिखाया जाता है एंड नॉलेज को ट्रांसमिट किया जाता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेशन, बेसिकली सेशंस के अकॉर्डिंग हो सकता है, बाय सुपरवाइजर, वर्कशॉप्स एंड मीटिंग्स विद पेरेंट्स। समझो कहाँ पे भी 3 दिन का एक वर्कशॉप हो गया, कहीं पे जो है एक ऑनलाइन वेबिनार हो गया, ऐसा हो सकता है। एंड उसके बाद एक असेसमेंट एरिया भी रहेगा जहाँ पे वो लोग खुद को असेस कर सकते हैं। स्किल्स इंक्लूड स्टोरी टेलिंग, फ्री कॉन्वर्सेशन, पिक्चर रीडिंग, न्यूमेरिकल्स स्किल्स जैसे कि काउंटिंग, कलर्स हो गया, शेप्स हो गया, एक्टिविटीज विद ऑब्जेक्ट्स विच आर अवेलेबल एट होम, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, कलर्स यूज एटसेट्रा। नॉलेज ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट जैसे कि हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, चाइल्ड सेफ्टी हो गया, अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड बिहेवियर, हाउ चिल्ड्रन लर्न, ये सब जो है पेरेंट एजुकेशन प्रोग्राम में आता है। Parents are encouraged to be actively involved by helping in collecting teaching aids. उनको भी ये जानना है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, aids बनाना चाहिए। Conduct a cultural programs to share their skills with they have, यानी जो उनके अंदर ऑलरेडी है उनको भी वो शेयर कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइंग हो गया, क्राफ्टिंग हो गया, स्टोरी टेलिंग एंड सम टाइम टू conduct the class. Training and self management like health, behavior, confidence, social skills, etc. Focus on project based and experimental activities, conducting workshops for parents. ये सारा जो चीज है वो पेरेंट एजुकेशन प्रोग्राम में आता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है रोगान पेंटिंग। दिस इज अ न्यू टॉपिक जो रीनेट में आया है। रोगान प्रिंटिंग कुछ ऐसा दिखने में होता है। बेसिकली इसको कहा जाता है रोगान आर्ट, जो एक पर्शियन टर्म है जिसका मतलब है वार्निश और ऑयल। Rogan art form is an art of fabric printing practiced in the Kutch district based on the Indian state named Gujarat. तो आप ये कह सकते हो जो रोगान आर्ट होता है वो बेसिकली गुजरात से जनरेट हुआ है, यानी गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट से। In this art, painting is created using the heated oil and the vegetable colors which are set down on texture utilizing आइदर अ मेटल स्क्वायर और अ पॉइंटर, यानी बेसिकली यहाँ पे नेचुरल जो कलर है उसको यूज किया जाता है। द आर्ट ऑलमोस्ट declined in the late 12th century with Rogan art being practiced by just two families of the Kutch district. Rogan is the procedure of painting on cloth made from a thick, bright hued paint-like substance created with the use of castor seed oil. किससे इसे तैयार किया जाता है? castor seed oil से।
Castor is a neighborhood crop developed in Kutch which artists utilized and initially sourced from the farmers located nearby. तो उनको वो availability है वहां से उनको मिल जाता है. Craftsmen place a little portion of this paint paste into their palm यानी palm के ऊपर थोड़ा सा वो रखते हैं वो जो paint होता है. The paint paste is at room temperature में वो paste होता है. The paint is deliberately twisted into themes and designs utilizing a metal rod. एक metal rod का use करते हुए उसको different type of design में convert किया जाता है. A while later, the craftsman overlays the texture, subsequently printing its identical representation and making an asymmetric pattern. जो asymmetric pattern होता है उसको develop किया जाता है. Essentially, it is an elementary type of printing. The patterns are extremely complex. सच में देखो एक जो है ऑयल को गर्म किया जाता है उस टाइम पे ही उसको एक रॉड के द्वारा जो है डिजाइन को क्रिएट किया जाता है. ये जो प्रोसेस है सुनने में तो बहुत इजी लग रहा है पर जब वो लोग करते हैं तो इस एक्चुअली बेसिकली बहुत डिफरेंट होता है. Anciently, the patterns used to be more natural, but as time passed, this art has developed and turned out to be more attractive, complex and fine. पर अब जो है देखने में भी अच्छा है एंड जो क्रिएशन पे बहुत ही अच्छे से होता है. देखिए ऐसे कलर को क्रिएट किया जाता है एंड ऐसे डिजाइन को ऐसे मेटल रॉड का यूज करके किया जाता है. ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट. The amount in the Public Provident Fund account is not subject to the attachment under any order or decree of court of law. ठीक है. Deposit qualifies for deduction under the section 80C of IT Act. आपको याद आ रहा होगा जिन्होंने भी ये बार एग्जाम दिया है तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है. एक्ट का नाम क्या है? इंटरेस्ट अर्न्ड इन द अकाउंट इज फ्री फ्रॉम इनकम टैक्स. जो इनकम जनरेट यहाँ से होता है वहां पे बेसिकली वो टैक्स फ्री होता है. वहां पे कोई भी आईटी आपको नहीं भरना होता है अंडर द सेक्शन 10. ओके, तो ये है आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इकोलिया. Equalia is basically the repetition of words or phrases spoken by someone else. Children use equalia as they learn how to communicate. जब उनको ये पता चलता है कि अच्छा हमें ऐसे communicate करना है तब वो लोग एक word को बहुत बार repeat करते हैं. It usually resolved by age 3 but may be a sign of development delay or an underlying condition of that particular area during adulthood. अगर development पे कोई भी problem हो तो उनमें ये जो रिपीटेशन वाला काम है वो चलता ही रहेगा. इट्स कॉमन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड टॉरेट सिंड्रोम. इन दोनों जगह पे ये जो इकोलिया है ये बहुत ही कॉमन एक सिम्टम है. When a child is learning how to speak, जब एक बच्चा जो है वो सीखता है कि उसको कैसे बात करना चाहिए, they may repeat words in the question instead of giving you an answer like yes or no. तो वो आपको ये नहीं आंसर करता कि yes or no, उसके साथ भी तीन चार वर्ड्स को जोड़ देता है. फॉर एग्जाम्पल, यू मे ऑफर अ चाइल्ड अ टॉय एंड आस्क देम दैट वुड यू लाइक दिस टॉय. तो आप एक बच्चे को एक टॉय ऑफर कर रहे हो उसके बाद उससे पूछ रहे हो कि क्या आपको वो टॉय पसंद है. अ चाइल्ड माइट रिस्पॉन्स विथ टॉय टॉय इंस्टेड ऑफ यस. तो अगर आप मुझे क्वेश्चन करोगे तो आंसर होगा यस और नो में. पर जो बच्चा जो है वो बेसिकली क्या आंसर करेगा? टॉय टॉय. यानी उसको टॉय चाहिए तो वो येस और नो नहीं कह रहा है, वो टॉय को देखकर यही बोल रहा है टॉय टॉय. यानी रिपीटेशन हो रहा है एक ही वर्ड का. दिस टाइप ऑफ इकोलिया इज इमीडिएट. ये बहुत ही एक इमीडिएट रिस्पॉन्स है. नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है कॉस्ट. कॉस्ट इज द सैक्रिफाइस मेड दैट इज यूजुअली मेजर्ड बाय द रिसोर्सेज गिवन अप टू अचीव अ पर्टिकुलर पर्पस. ठीक है. कॉस्ट बेसिकली एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है. बहुत सारे टाइप्स के कॉस्ट होते हैं. एक हो गया प्रोडक्ट कॉस्ट. ये बेसिकली क्या होता है? प्रोडक्ट कॉस्ट आर असाइन्ड टू गुड्स आइदर परचेस्ड और मैन्युफैक्चर्ड और रीसेल्ड. परचेस किया होगा या मैन्युफैक्चर्ड किया हो गया या रीसेल किया हो गया, ये तीनों टाइप्स के गुड्स में प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो लगता है.
इनवेंटोरिएबल कॉस्ट, ये कॉस्ट बेसिकली क्या है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट का ही दूसरा नाम है। इट इज द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी अंटिल द गुड्स आर सोल्ड, जब तक जो चीज है वो बिक्री नहीं होती है तब तक ये कॉस्ट लगता है। पीरियड कॉस्ट, period costs are expense during this time period in which they are incurred. They are the costs that are treated as expenses of the period in which the costs are incurred, यानी इसको हम कह सकते हैं एक्सपेंस कॉस्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो टर्म हमने अभी बोला है यानी एक्सपेंस। Expense refers to the consumption of assets for the purpose of the generating revenue. एसेट्स क्या है, आपके पास कुछ वेल्थ है, उसको आप एसेट कह सकते हो। इस वेल्थ से आपको क्या जनरेट करना है, इस वेल्थ से आपको जनरेट करना है रेवेन्यू। डायरेक्ट कॉस्ट क्या हो गया, इट इज द कॉस्ट दैट कैन बी ट्रेस्ड और स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ ऑपरेशन। इसको आप देख सकते हो, इसको आप फाइल भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, indirect cost is a cost that cannot be identified with specific segments of operations. Common costs are shared by multiple segments. Direct labor cost क्या हो गया, ये cost basically किन के लिए है, ये cost basically उन salaries, wages and fringe benefits के लिए है। तो कोई भी लोग अगर काम कर रहे हैं कोई भी कंपनी एंड कहाँ भी, तो यहाँ पे बेसिकली हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को अप्लाई करेंगे। कन्वर्शन कॉस्ट क्या होगा, यानी रूपांतरण लागत। बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली श्रम लागत और जो है हमारा प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट हो गया। प्राइम कॉस्ट क्या है, दिस आर द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। नेक्स्ट है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी पीरियड कॉस्ट। इसको भी हम एक्सपेंस के तौर पर देख सकते हैं, यानी एक्सपेंस जो है वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी होता है एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेसिकली पीरियड कॉस्ट भी कहा जाता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया, इस चेंजेस डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू अ चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गया, इट्स नॉट चेंज इन टोटल एज एक्टिविटी चेंज, अगर काम कोई भी हो वो चेंज हो रहा है तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये चेंज नहीं होगा। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया, ये कॉस्ट बेसिकली एडिशनल कॉस्ट है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होगा, नाम से ही हमें पता चल रहा है, ये कॉस्ट जो है ये बेसिकली डिफरेंस दिखाता है बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग आइटम अंडर ईच ऑल्टरनेटिंग बिंग कंसीडर्ड। जैसे कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट इंक्रीजिंग आउटपुट फ्रॉम $1000 to $1000 units per week is the additional cost of producing a extra 100 units per, हम कह सकते हैं वीक। यानी 1000 से जो है 1100 हो रहा है, यानी कितनी इंक्रीज हो रहा है, हम देख सकते हैं जो इंक्रीज हो रहा है वो $100 का इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट हो गया संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या है, दिस कॉस्ट आर क्रिएटेड डिसीजंस मेड इन द पास्ट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो डिसीजंस कॉस्ट होते हैं वो बेसिकली संक कॉस्ट भी होते हैं। रिटन डाउन वैल्यूज ऑफ एनी एसेट प्रीवियसली परचेस्ड आर एन एग्जांपल ऑफ संक कॉस्ट, जिनको लिखा नहीं जाता है। हम हम हमें एक ना हैबिट होता है कि जो भी हम खरीदारी करें उसको एक जगह पे लिख ले कि यहाँ पे इतना खर्च हो रहा है या ना ऑल, बट सम कॉस्ट में जो होता है ये रिटर्न नहीं होता है। ओके, opportunity cost, this cost refers to the opportunity that is lost or sacrificed when the choice of one course or action requires that an alternative course of action can be given up. Opportunity cost only applies to resources that have some alternative uses, जिनका हम किसी दूसरे जगह पे यूज कर सकते हैं, वहां पे हम ऑल्टरनेटिव या हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यूज करेंगे। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि नो ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज एग्जिस्ट देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बेसिकली क्या है, यहाँ पे भी कुछ टर्म्स है जिसका हम यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। जैसे कि एक हो गया स्टॉक, उसके पहले अगर हम ये डायग्राम को देख ले तो यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, अ बास्केट ऑफ फिनेंशियल एसेट। उसके बाद क्या हो रहा है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज। ओके, ये जो बास्केट है इसमें सब
चीजें आ रहा है। हेल्प्स इन्वेस्टर्स फुलफिल देयर फाइनेंशियल गोल्स। ये जो सारे चीज है, ये सब ड्रीम्स को फुलफिल करने में हम यूज करते हैं। स्टॉक क्या है? ये बेसिकली ये टाइप ऑफ सिक्योरिटी है दैट गिव्स यू अ शेयर ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। एक कंपनी में आपका जो ओनरशिप है उसको ये तय करता है। दिस आर कंसिडर्ड हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट ड्यू टू देयर वोलेटिलिटी, क्योंकि ये टेम्पोररी होता है। ड्यू टू द हायर अंडरलाइंग रिस्क इन इक्विटीज, दे हैव अ ग्रेट पोटेंशियल टू डिलीवर हाई रिटर्न्स। पर अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो रिटर्न भी बहुत ज्यादा आता है। स्टॉक्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू लार्ज, मिडिल एंड स्मॉल कैप्स बेस्ड ऑन देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। सेबी, हमें पता है सेबी कौन है। सेबी जो है, सेबी ने क्या कहा है, जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं वो टॉप 100 कंपनीज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में आता है। जो मिड कैप स्टॉक्स होते हैं वो कंपनीज होते हैं विद अ रैंक बिटवीन 101 से 250 के अंदर। जो स्मॉल कैप्स होते हैं वो बेसिकली रैंक है उनका 251 से ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट है बॉन्ड्स। Bonds basically क्या है? The government or companies use these instruments to raise money by borrowing from investors. इसको गवर्नमेंट के द्वारा ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। दिस डेप्ट यानी लोन हम कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर यू अ रेगुलर रेट ऑफ रिटर्न थ्रू कूपन पेमेंट्स। यू ऑल्सो रिसीव योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट और फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी। जब ये मैच्योर होगा, सपोज 5 लाख का कुछ बॉन्ड आपने खरीदा है, तो वो जब मैच्योर होगा तो आपको 25 लाख मिलेगा, ऐसा कुछ है। दिस आर कॉन्सिडर्ड लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट देन स्टॉक्स। ये स्टॉक से कम रिस्की होता है। दे ऑफन ऑफर लोअर रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स देन इक्विटीज। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड्स। हम सबको पता है जो ऐड आते हैं चैनल्स पर, हम देखते हैं सीरियल्स ब्रेक्स में कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली क्या होता है? दिस आर द इन्वेस्टमेंट व्हीकल इन विच मल्टीपल इन्वेस्टर्स पुल देयर मनी टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। जैसे कि मैं भी इन्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप लोग देख रहे हो आप भी इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं कि अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया तो दूसरा कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यू नो। ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। डेप्ट हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, कोई अदर सिक्योरिटी भी हो सकता है। द फंड मैनेजर मेक्स द इन्वेस्टमेंट एज पर द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव दैट द पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। मैं मैनेजर हूँ, मैं आपसे डेप्स ले रही हूँ या गोल्ड, आपने जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो उसके बाद क्या होगा, मैं उसको दूसरी जगह पे एक लोन की तरह जमा रखूंगी या कुछ करूंगी। उसके बाद वहां से जो रिटर्न मुझे मिलेगा वो मैं आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली वर्क करता है। गोल्ड, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट लव्ड फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, सोना जो होता है, द येलो मेटल इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड वैल्यूड वर्ल्ड वाइड and is regarded as a safe haven asset due to its propensity to increase in value during economic uncertainty of market volatility। यानी जब कोई भी एक इमरजेंसी आ जाए फैमिली में, तब हम गोल्ड को एज अ डेप्ट दूसरों के पास रख सकते हैं, उससे भी कुछ हमें इनकम मिल सकता है, हम जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वी कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड थ्रू वेरियस मोड, जैसे कि मुथूट फाइनेंस हो गया। फिजिकल गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, बार्स और कॉइन्स। पेपर गोल्ड जैसे कि वाया गोल्ड एक्सचेंज, जो ट्रेडेड फंड्स होते हैं, एटीएफ्स। और गवर्नमेंट्स बैक्ड सोवरियन गोल्ड बॉन्ड जैसे कि एसजीबीज होता है या डिजिटल गोल्ड्स हो गया। ऐसे भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट यानी खरीदारी करना घर बारी का। तो घर घर जो हम खरीदते हैं या हम रियल एस्टेट में पैसे भी लगाते हैं कि उससे हमें कुछ रिटर्न मिले। एंड ये भी कहाँ पे आता है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REIT। New age companies also allow fractional ownership of real estate properties. They offer you regular interest income as well as capital appreciation. And ये basically क्या होता है? Residential houses हो गया, commercial shops हो गया, villas हो गया। In this investment, you can earn through rentals, capital appreciation. You can invest in real estate by investing physically and through the REITs. यानी आप कहीं पे भी अगर कोई भी घर बन रहा हो, तो आप जो है पार्टनरशिप में वो बिजनेस कर सकते हैं एंड उससे भी आपको इनकम हो सकता है। तो ये जो टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ ये देखो कि एनटीए नेट जो अभी कंडक्ट हो रहा है होम साइंस में,
यहाँ पे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आ रहे हैं जिन जो हमको पता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड को ले लो, हमें पता है कि म्यूचुअल फंड क्या है, पर हमने उतना डीप स्टडी नहीं किया है। तो हमको थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करना है एंड स्टडी को थोड़ा मोल्ड करके करना है कि हाँ, हम लोग सिलेबस के ओरिएंटेड जो भी नई चीज़ हम लोग जान पा रहे हैं, हम उसे एक जगह पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर ऑल टुडेज क्लास। आई होप ये क्लास जो है आपको अच्छा लगा होगा। एंड आपको जून 2025 के बैच में अगर एनरोल करना है, मेरे अंडर अगर आपको पेड बैच में एनरोल करना है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट पे भी लिख सकते हैं। एंड ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो चुका है, 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं पेपर 2 में। एंड अभी ह्यूमन डेवलपमेंट यूनिट जो है वो चल रहा है। तो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड बुक योर सीट। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर से चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। And next video के लिए stay tuned with my channel. Thank you for watching.